एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बार फिर से CUET PG फिजिक्स का वीडियो लेकर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था जो कि है क्लासिकल मैकेनिक्स, और हमने उसके अंदर स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने समझा था कल कि सेंटर ऑफ मास क्या है, किस तरह से उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम निकालते हैं। दो मास का सिस्टम हमने समझा था। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे, ये समझेंगे कि यदि सेंटर ऑफ मास को हमें वेक्टर पोजीशन के अंदर लिखना हो तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि हमें अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि हम अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास का तो वो हम किस तरह से निकालेंगे। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमें करने हैं। तो जो भी लोग अभी तक वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आप लोगों को एक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे देता हूं। हालांकि मैंने आपके साथ कल भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, फिर आज वापस से मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। अनअकैडमी का जो CUET PG चैनल है, अनअकैडमी का जो CUET PG चैनल है उसका YouTube जो चैनल है वो लॉन्च हो चुका है, जिससे कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो भी लोग मेरे साथ CUET PG के लिए जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो कोई अदर स्ट्रीम हो लाइक MA या फिर हिस्ट्री या किसी भी मतलब ब्रांच का जो बच्चा हो जो CUET PG का एग्जाम दे सकता है, तो वो अनअकैडमी के इस चैनल के साथ जुड़ सकता है, इस अनअकैडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। इसके अलावा अनअकैडमी की जो ऐप है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसके ऊपर भी जो CUET PG के कोर्सेज हैं वो बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। उन कोर्सेज में मेरे कुछ कोर्सेज भी रहेंगे जो कि होंगे फिजिक्स से रिलेटेड। वो हो सकता है क्रैश कोर्स हो, वो हो सकता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज हो। वो टाइम जैसे विद द टाइम मैं आपको वो चीज अपडेट कर दूंगा। तो आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं CUET PG प्रिपरेशन के लिए, चाहे IIT JAM 2024 प्रिपरेशन के लिए, तो वो जो अनअकैडमी का CUET PG जो YouTube चैनल है उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम है, उसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। इसके पहले हमने ये देखा था कि दो मास के सिस्टम के लिए या n पार्टिकल के सिस्टम के लिए जो x कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला हमने लिखा था m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। इसी तरह से हमने y कोऑर्डिनेट बनाया था। इसी तरह से हमने कौन सा कोऑर्डिनेट बनाया था, z कोऑर्डिनेट। फिर हमने इसकी तीन अलग अलग कंडीशन बनाई थी। कौन सी कंडीशन? एक बनाई थी जब ओरिजिन को हमने इस तरह से शिफ्ट किया था कि x 1 0 हो जाए। दूसरी कंडीशन हमने कौन सी बनाई थी कि जब हमने ओरिजिन को इस तरह से शिफ्ट किया था कि x 2 0 हो जाए। फिर थर्ड कंडीशन हमने कौन सी बनाई थी कि ओरिजिन को उठाकर लाकर रख दिया था किसके ऊपर, सेंटर ऑफ मास पर। तो उस केस में हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन बना था m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। मैंने आपको ये डेफिनेशन भी बताई थी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट यदि मास मोमेंट निकाला जाए किन्हीं गिवन पॉइंट्स का। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट यदि किन्हीं गिवन पॉइंट्स का मास मोमेंट निकाला जाए तो वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। ये कल की चीजें मैं रिकॉल करा रहा हूं, अभी कुछ भी नया मैंने नहीं पढ़ाया है। आगे बढ़ने के पहले रिकॉल करना जरूरी है ना कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो हो गया रिवीजन, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, रिवीजन भी अपना हो गया कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। आज के लेक्चर की बात कर लेते हैं। आज हमें वो सब चीजें हैं जो कल हम बात कर रहे थे x में, कल हम बात कर रहे थे y में, कल हम बात कर रहे थे z में। आज हम इसको लिखना चाहते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। पोजीशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने क्या लिया, उसके लिए एक्सेस सिस्टम ले लिया जैसा पहले लिया था। इसको लिया मैंने x और इसको लिया मैंने y। अब मैंने क्या किया, दो पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट हो गया ये m2 और एक पॉइंट हो गया ये m1।
मैंने कहा कि जो M2 पॉइंट है उसके ओरिजिन से जो वेक्टर पोजीशन है वो है R2 वेक्टर। सिमिलरली जो M1 है उसके लिए जो वेक्टर पोजीशन है वो है R1 वेक्टर। ठीक है, मैंने कहा कि जो M2 पॉइंट है, M2 जिस पॉइंट के ऊपर है वहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2 वेक्टर, और M1 जिस पॉइंट पर है वहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब कहां से डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एक मिनट रुकना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो हमने ये कंसीडर किया कि यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से उसको हम लिख रहे हैं RCM से। किससे लिख रहे हैं? RCM से। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पर एक ये लाइन आ गई और ऐसे ये लाइन आ गई। ठीक है, इस तरह से मैंने लाइनें बना ली। ठीक, अब R1 जो पोजीशन वेक्टर है उसको अगर मैं XY में लिखूं, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y, तो R1 पोजीशन वेक्टर है वो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बराबर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सिमिलरली R2 पोजीशन वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। RCM किसके बराबर होगा? xCM i कैप प्लस yCM j कैप। ये कोई नई बात नहीं है, नया चीज मैंने नहीं बताया है। अब देखो अब क्या होगा, यहां तुम्हारे पास एक ट्रायंगल बना ऐसे, ऐसे ये ट्रायंगल बन गया। यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है तुमने लिखा R2 वेक्टर, और यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है तुमने लिखा RCM। फिर तुमने इस पोजीशन वेक्टर को लेट सपोज नाम दे दिया R1 प्राइम नाम दे दिया, है ना, इसको नाम दे दिया R2 प्राइम दे दो, 2 प्राइम वेक्टर। तो ये पॉइंट है O, मान लो ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है C, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो यहां से अगर मैं वेक्टर लॉ का यूज करूं तो वेक्टर लॉ क्या कहता है मेरे को कि जो R2 वेक्टर है वो किसके बराबर होगा? RCM वेक्टर प्लस R2 प्राइम वेक्टर। RCM वेक्टर प्लस R2 प्राइम वेक्टर। तो यहां से मेरे को R2 वेक्टर की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी? वो मिलेगी मेरे को R2 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर। फिर मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल ले लिया अब मैंने, और इस दूसरे ट्रायंगल को मैंने इस तरह से शो किया। ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। यहां पर ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है C। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है R1 वेक्टर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है RCM वेक्टर, और ये डिस्टेंस है लेट सपोज R1 प्राइम वेक्टर। तो वापस से इसमें क्या लगाओ? ट्रायंगल लॉ लगाओ। तो ट्रायंगल लॉ लगाओगे यहां पर तो क्या बनेगा? ये बनेगा RCM वेक्टर प्लस R1 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर। हमें चाहिए R1 प्राइम वेक्टर की वैल्यू, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? RCM वेक्टर, है ना, माइनस R1 वेक्टर। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होती है, तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है कि ये अगर दो मास है, एक है M1 ये एक है M2, और यहां पर अगर बैठा है सेंटर ऑफ मास, तो ये डिस्टेंस है अगर R कौन सी? R2 प्राइम। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेनी है यूं इस डायरेक्शन में, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है अगर R1 प्राइम। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों का जो मोमेंट है एल्जेब्रिक समेशन उसका क्या आना चाहिए? 0। यानी कि M1 R2 प्राइम बराबर होना चाहिए M2 M1 R1 है, ये R1 है, ये M2 है ना, ये सॉरी M2 है, ये R2 है, ये M1 है। तो ये बराबर होना चाहिए M2 R2 प्राइम और M1 R1 प्राइम के। एक मिनट वापस से लिख देते हैं इसको, एक मिनट वापस से लिख देते हैं इसको। यहां पर ये हो गया R1 और ये हो गया R2 प्राइम। मैंने क्या R1 प्राइम, ये R2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो क्या लिखना है? M2 R2 प्राइम इक्वल्स टू M1 R1 प्राइम। तो यहां जब ये सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करोगे आप, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा
RCM पोजीशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, वो आ जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि सिमिलर बन गया किसके, जो हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला निकाला था x बार में, y बार में और z बार में। ये आ गया पोजीशन कोऑर्डिनेट में, और आप देख भी सकते हैं कि यही फॉर्मूला यहां पर आएगा, यही फॉर्मूला यहां पर आएगा। ठीक है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, मैंने आपको 1000 बार बताया है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे जो कहानी है, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो हमें पता होगा, तभी हम उस चीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट डिस्टेंस दी होगी यहाँ से। अब डिस्टेंस दी होगी तो कल मैंने आपको बताया था, ये जो वेक्टर है r1 वेक्टर है, चाहे r2 वेक्टर है या चाहे RCM वेक्टर है, ये किसके रेस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। हम कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो वो हमेशा किसी रेफरेंस में तो लेंगे, तो यहां पर हमने ये जितनी भी डिस्टेंस ले रखी है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले रखी है, चाहे इन फॉर्मूलाज के अंदर ये x1 x2 की हमने वैल्यू ले रखी है किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। रेफरेंस क्या है यहाँ पर, ओरिजिन। और कई बार आपको क्वेश्चन जो मिल जाएगा वो ऐसा मिल जाएगा कि डायरेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, तो फिर कहां से लाओगे ओरिजिन वाली। तो उस केस में आपको कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि उसके अबाउट जितने भी पॉइंट्स हैं उनका यदि मास मोमेंट निकाल लिया जाए और उसका एल्जेब्रिक समेशन कर दिया जाए तो वो क्या आ जाता है, वो 0 आ जाता है। ठीक है, चलो भाई यहां तक तो हो गई बात। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है या कोई भी समस्या है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, और नहीं भी है तो मेरे को थम्स अप का जो साइन है वो आप कमेंट में भेजो, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि मैं जो बता रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। रोटेशनल डायनामिक्स हमेशा से लोगों को थोड़ा डराता हुआ आया है, तो हो सकता है कि तुम्हें ये चीज़ें समझ में ना आए, है ना। तो आ रही है तो मेरे को भी लगेगा कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। तो अभी तो हमने 2 मास के सिस्टम के लिए बात की, तो अगर ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो उनके लिए सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से, RCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 अप टू कहां तक, mn तक, जिसको हम एल्जेब्रिक समेशन करके इस तरह से लिख सकते हैं। टोटल जो मास है m1 प्लस m2 प्लस mn तक, उसको हम किससे लिख देंगे, कैपिटल M से। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी किसकी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। जैसे कि हमें यहाँ पर ये न्यूमेरिकल दिया गया है, ये न्यूमेरिकल के अंदर हमें बोला गया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 6 and 2 ग्राम। तो एक है m1 ले लेता हूं मैं इसको, और ये है 6 ग्राम का, और एक मास मैं ले लेता हूं m2, ये है कितने का, 2 ग्राम का। ठीक है, इनके जो पोजीशन वेक्टर है वो दे रखे हैं। r1 वेक्टर जो हमें दिया है वो दिया है 6i कैप माइनस 7j कैप। सिमिलरली r2 जो वेक्टर है, r2 वेक्टर की जो वैल्यू हमें दी है वो दी है 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 8k कैप, ये वैल्यू हमें दी है। हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, RCM इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, रखो वैल्यू रखोगे तो RCM, m1 की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ क्या रखोगे 6i कैप माइनस 7j कैप प्लस m2 कितना 2, यहां कितना रखोगे, ये रखोगे 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 8k कैप अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 यानी कि 6 और 2 8, तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो 36i कैप और 42j कैप प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4i कैप और 20, और ये हो गया 20j कैप और ये हो गया 16k कैप। ठीक है, आगे टोटल कितना हो गया 8। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 36 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो ये कितना हो गया 40, तो ये हो गया 40i कैप। फिर यहाँ पर 42 माइनस का है और ये प्लस का 20 है, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 22j कैप
और ये है माइनस का 16 k कैप ओवर 8। तो ये अब इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, फर्दर काट दो इसको। तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इसको आप 2 से सिंपल कर दो तो ये हो जाएगा 20 i कैप माइनस 11 j कैप माइनस 8 k कैप, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या आ जाएगा, इसके पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की क्या आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा था, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है फॉर्मूला के अंदर, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था जिसको कि आप ना कर पाओ, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। आगे बात करते हैं। फिर यहां तक तो हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली थी कि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है इन वेक्टर फॉर्म, उसको हम किस तरह से निकालें। आगे हम बात करें वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की हम बात करें, वेलोसिटी की बात करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज क्या है कि जो भी लोग CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUET PG फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को अगर सीरियसली प्रिपरेशन करनी है तो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो CUET PG फिजिक्स के लिए मैंने बनाया हुआ है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है। इस ग्रुप पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो जुड़े हुए हैं मेरे इस ग्रुप के साथ, जो कि रेगुलर बेसिस पर CUET PG से रिलेटेड कुछ ना कुछ मटेरियल शेयर करते रहते हैं, चाहे वो अपनी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो। मैं भी यहाँ पर जो मेरे असाइनमेंट्स हैं उनके सॉल्यूशंस हैं वो अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा मेरे जितने भी वीडियो हैं उनकी सबसे पहली अपडेट इन्हीं ग्रुप्स पर पहुँचती है। इसके अलावा जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JAM 2024 फिजिक्स के लिए, तो उनके लिए भी मैंने सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको रेगुलर बेसिस पर ये वीडियोस अपलोडेड मिलेंगी, उनके जो असाइनमेंट्स हैं, उनके जो सॉल्यूशन है वो भी वहां आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों चीजें हैं, एक CUET PG फिजिक्स के लिए है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है और टॉप कॉर्नर पर भी दिखाई दे रहा है, उसे आप फॉलो कर उसे आप लिंक को फॉलो कर और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी का जो CUET PG चैनल है जो YouTube पर है वो लॉन्च हो चुका है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए वो चैनल है, यानी कि केवल वो फिजिक्स के लिए नहीं है, वो केमिस्ट्री के लिए भी है, वो बायो के लिए भी है, वो मैथ्स के लिए भी है, वो आर्ट्स के लिए भी है। तो फिजिक्स के अलावा आपके और कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ये जो मैसेज है मेरा, ये आप उन लोगों तक भी कन्वे कर सकते हैं कि अनअकैडमी ने CUET PG लॉन्च कर दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर भी और कहां पर, YouTube चैनल पर भी, जिसका लिंक चैनल के कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। देखो भाई, हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है वो ये निकाल लिया, यहां तक ये पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है ना, वेक्टर फॉर्म में। और क्योंकि हमने बात की कि m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn तक, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं अलजेब्रिक समेशन में किसके बराबर हो गई, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn। अब एक बात बताओ मेरे को, पोजीशन जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली है क्या, वो डिस्टेंस ही तो है, या तो वो डिस्टेंस है या वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, यदि मैं इस पोजीशन कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन कर दूं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी, है ना भाई। यदि हम डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, हमें वेलोसिटी तो मिलती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है पोजीशन कोऑर्डिनेट वाला, इसको यदि आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, अवकलन कर दो इसका, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या बन जाएगा, इसका अवकलन करोगे तो बनेगी वेलोसिटी। तो यहां बन जाएगी, वो था पोजीशन कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की। अंदर m1 dr1 अपॉन dt1 dr2 अपॉन dt2 कहां तक जाएगा, n तक जाएगा।
क्योंकि dr1 अपॉन dt1 ये पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, dr2 अपॉन dt2 ये दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, इसी तरह कहां तक होगी, n तक। तो कुल मिला के सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, vcm इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 अप टू mnvn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू कहां तक, mn तक, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, vcm एल्जेब्रिक समेशन mi vi अपॉन एल्जेब्रिक समेशन mi, या इसको आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान था, कोई नई चीज नहीं थी, सिंपल डिफरेंशिएशन चल रहे हैं। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को भी निकालेंगे तो अब हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई है सेंटर ऑफ मास की उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आ गई है उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो अब फॉर्मूला बन जाएगा सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, acm इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ai mi अपॉन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ mi। ठीक है, पहले सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया पोजीशन कोऑर्डिनेट को, उससे आया वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन। यानी कि सभी फॉर्मूलाज को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं तो सबसे पहले आरसीएम किसके बराबर, एल्जेब्रिक समेशन आई से लेकर के तक, अगर के तक जा रहे हो तो एम आई आर आई अपॉन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम आई। फिर हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो आया किसके बराबर, आई एम आई वी आई ओवर एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम आई। फिर हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो आया एम आई ए आई अपॉन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम आई। ये हमारे पास तीनों अलग अलग चीजें आ गई किसकी, सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, अब ये हमने एक न्यूमेरिकल किया सेंटर ऑफ मास का, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। यहां पर हमें 3 मास का सिस्टम दिया है। 3 मास का सिस्टम कौन कौन सा है, एक है हमारे पास m1 इक्वल्स टू 7 ग्राम में है, m2 इक्वल्स टू किस में है, 4 ग्राम में है, m3 इक्वल्स टू किस में है, 10 ग्राम में है। ठीक है, अब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो कोऑर्डिनेट्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पोजीशन कोऑर्डिनेट में, और ये सारा काम किसके रेस्पेक्ट में होगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो मैं जो r1 वेक्टर है उसकी वैल्यू को कैसे लिखूंगा, एक बार मैं लिख के बता रहा हूं, फिर वो अंडरस्टूड है कि वैसा ही लिखना है। वो लिखा जाएगा 1 माइनस 0 आई कैप x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो दूसरा क्या बनेगा, 5 माइनस 0 जे कैप प्लस ये क्या है, -3 है ना, हाँ -3 माइनस 0 के कैप। पहला वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप। सिमिलरली R2 वेक्टर जो है वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। तीसरा वाला जो वेक्टर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। अब आपको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आरसीएम का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ये छोटा सा काम आपको सॉल्व करके मेरे को बताना है। जब भी वीडियो देखोगे कमेंट में आंसर जरूर बता देना, इससे ये आंसर बताए ना तो उससे ऐसा लगेगा कि जिंदा हो, नहीं तो वीडियो देखने से कोई प्रिपरेशन थोड़ी हो जाएगी। वीडियो देखकर उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा अपनी कॉपी पर, या जहाँ पे भी आप उसको नोट करते हो तो उसको करना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ वीडियो देखते रहोगे या सोचोगे कि रात को इकट्ठे देख लूँगा एक दिन 10 घंटे के वीडियो, तो ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती। जब भी इस वीडियो को देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर बताना। आगे चलते हैं अब। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला VCM इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है, 10 kg, तो ये 10 इंटू, ये इनको क्रॉस इंटू मत लगाओ नहीं तो ऐसा लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट है ना, फिर पता लगा कि तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में लग रहे हो, आंसर गलत आ रहे हैं। v1 की वैल्यू कितनी, 2 आई कैप
यहाँ -7j कैप प्लस ये 3k कैप प्लस यहाँ पर ये 2 और ये कितना हो गया 10i कैप माइनस ये कितना है 35 है, बहुत ज़्यादा है यार, 35j कैप माइनस 4k कैप और m1 प्लस m2 यानी कि 10 प्लस 2। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया 20i कैप, ये हो जाएगा 70j कैप, ये हो जाएगा 30k कैप प्लस 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 हो जाएगा ये 20i कैप, फिर 70 माइनस 70j कैप माइनस ये 8k कैप, 8 ही आएगा ना, हाँ 8k कैप अपॉन 10 प्लस 2 12, ये और ये कितना हो गया 40i कैप, ये और ये 140 140j कैप और ये 30 में से 8 गए तो 22, ये 22k कैप अपॉन 12। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसा कोई भारी चीज नहीं है जिसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओ। इनको बहुत आसानी के साथ तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी के साथ इसको खत्म कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स। हमें एक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। उस काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हमने क्या किया, एक हमने सिस्टम कंसीडर किया। इस सिस्टम में हमने कोई ith पार्टिकल लिया। कौन सा पार्टिकल लिया, ith पार्टिकल लिया। उस ith पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है कितनी, ri वेक्टर, और सेंटर ऑफ मास जो है उस सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो कितनी है, कैपिटल RCM, और सेंटर ऑफ मास की ith पार्टिकल से जो डिस्टेंस है उसको हमने लिखा ri प्राइम वेक्टर से। मैं वापस बोल रहा हूं कि जो mi पार्टिकल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ये है ri वेक्टर। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो है RCM वेक्टर, और मास ऑफ जो ये ith पार्टिकल है इसकी सेंटर ऑफ मास से लोकेशन है rith वेक्टर, प्राइम वेक्टर। हमें इस ith पार्टिकल के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इसकी E के I बराबर होगी हाफ mi vi स्क्वायर। vi क्या होगा, इसकी वेलोसिटी, कहां से, सेंटर ऑफ मास से। फिर इस vi स्क्वायर को हम लिख सकते हैं vi डॉट vi स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं vi डॉट vi। अब यहां पर देखो ये वेक्टर लॉ लगाया मैंने, वेक्टर लॉ लगाया तो ri वेक्टर यानी कि ये बराबर होगा RCM प्लस ri प्राइम वेक्टर। यदि इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी ith पार्टिकल की आ जाएगी, जो कि आ जाएगी किसके बराबर, VCM प्लस VIth प्राइम वेक्टर। अब ये जो VI की वैल्यू है मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पर और यहां पर, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, ये वाली जिसको मैंने अभी बॉक्स में बंद किया है ना, ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे तुम तो तुम्हारे पास ये टर्म बनेगा हाफ VCM स्क्वायर m मतलब मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर ये वाला बनेगा 1/2 mi vi प्राइम स्क्वायर, और एक तुम्हारे पास बन जाएगा ये वाला VCM डॉट d अपॉन dt इंटीग्रेशन या एल्जेब्रिक समेशन mi ri प्राइम। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हमने लिख दिया ri प्राइम के फॉर्म में, इस वाली चीज को। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास का मतलब वो है जिसके अबाउट यदि मोमेंट निकाला जाए, मास मोमेंट निकाला जाए और उसका एल्जेब्रिक समेशन किया जाए। ये हमने पढ़ा है ना कि दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। यहां सेंटर ऑफ मास है, लेट सपोज ये m1 है, ये m2 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r1 प्राइम वेक्टर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r2 प्राइम वेक्टर। तो हमने ये पढ़ा है m1 r1 प्राइम वेक्टर बराबर होता है m2 r2 प्राइम वेक्टर के, यानी कि एल्जेब्रिक समेशन ऑफ मास मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाली चीज क्या हो गई, 0। तो ये चीज अगर 0 हो जाती है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो गई, हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ, ये एल्जेब्रिक समेशन लगाओ यहां पर, एल्जेब्रिक समेशन प्लस एल्जेब्रिक समेशन i 1 से लेकर n तक हाफ mi vi प्राइम स्क्वायर, यानी कि
एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ध्यान रहे ये जो डिस्टेंस है आर आई प्राइम इस एम आई पार्टिकल की, ये कहां से, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो ये जो वेलोसिटी आ रही है वी आई प्राइम, वी आई प्राइम, ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है। ठीक, तो ये कुछ फॉर्मूला थे, कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे जो आप लोग याद रखेंगे बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छे से इनको आप सॉल्व कर पाएंगे। और इन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि आप सॉल्व ना कर पाएं। सिंपल से गणित है, गणित लगानी इजी सी और आंसर आ जाएगा। हालांकि सेंटर ऑफ मास पे और भी भारी क्वेश्चन बनते हैं, पर इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है। जो क्वेश्चंस हैं वो, और जो क्वेश्चंस हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको असाइनमेंट के अंदर भेज दूंगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आएगा। तो आज का और कल का लेक्चर दोनों का कंबाइंड मिला के मैं असाइनमेंट वो भेज दूंगा और सॉल्यूशन उसका कल आएगा एज यू नो। जाने से पहले आप लोगों से एक बार वापस से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अनअकैडमी का जो CUET PG चैनल लॉन्च हुआ है यूट्यूब पर, उसे आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी ब्रांच के हो, चाहे आप इंजीनियरिंग के हो, चाहे आप फिजिक्स से हो, चाहे आप केमिस्ट्री से हो, चाहे आप बायो से हो, MA से हो, MSc से हो, कुल मिलाकर अगर आप CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का CUET PG चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्दी ही सभी कोर्सेज के लिए सभी एजुकेटर्स की क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट 1 से 2 डेज के अंदर उस ऐप पर भी कोर्स आपको दिखाई देने लगेंगे, जो कि फ्री कोर्सेज भी होंगे, पेड भी होंगे। फ्री कोर्सेज में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस दिखाई देंगी, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो जो हमारा एक डाउट है कि हम प्रैक्टिस सेशन कब से स्टार्ट करेंगे, तो वो जल्दी ही प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है कंटेंट से रिलेटेड तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।